ओके, तो जो टॉपिक है डायरेक्ट जो है यहाँ से, ये टॉपिक डायरेक्ट है, इसका एचएस मेंस का टॉपिक है। ओके, तो कई बार क्या होता है कि यहाँ से जो मेंस के लिए तो क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज पास यूनानिमस वर्डिक्ट ऑन वेरियस इशू रिलेटेड द स्प्लिट ऑफ शिवसेना इन जून। यहाँ पे ये जो है, इससे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ये हो सकता है कि जो कुछ अगर आए तो disqualification procedure. Disqualification ought to be decided as per established procedure in law, and the speaker is the appropriate authority for this under the 10th schedule of the constitution. ये आपको बोला जा सकता है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से ये आ सकता है कि जो एमएलएज हैं उनको डिसक्वालिफिकेशन के लिए हु इज द अथॉरिटी टू डिसक्वालीफाई देम, ऐसे या क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि इन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द अथॉरिटी ऑथराइज टू डिसक्वालीफाई एन एमएलए। ठीक है, एमएलए को डिसक्वालीफाई करने के लिए कौन सी अथॉरिटी है, कौन है, क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि हु इज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू डिसक्वालीफाई ए एमएलए, प्रेसिडेंट, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर, या आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा स्पीकर या स्पीकर ऑफ द असेंबली। कौन है डिस्क्वालीफाई करने के लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, विधानसभा स्पीकर, स्पीकर है ना। ठीक है, और आपसे विधानसभा का स्पीकर, और आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि ये जो है किस कहाँ पे मेंशन्ड है, कौन से आर्टिकल पे मेंशन्ड है। शेड्यूल तो इसका कौन सा है, 10th शेड्यूल है, लेकिन जो आर्टिकल इसमें कौन सा आर्टिकल है जो कि ऑथराइज करता है स्पीकर को किसी एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, प्लीज फाइंड आउट विच आर्टिकल। ओके, ये जो आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अंडर विच आर्टिकल। ओके, नाउ फ्लोर टेस्ट, गवर्नर्स रोल, ठीक है, तो प्लीज यहां से तो यहां पे एक और आया है, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस लेजिस्लेचर पार्टी। While a political party is an organization of people with common political goals and ideology, that is BJP, Congress, a legislature party is a group of elected representatives of same political party who coordinate their legislative activities and strategy in the legislature. ठीक है, elected representative of BJP in Lok Sabha forms the legislature party in Lok Sabha. Okay, और एक और है मेंशन फ्रेंड्स, आपको पता है कि 10th शेड्यूल का ये डिफेक्शन वगैरह का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसमें जो है ये आपसे पूछा जा सकता है कि आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है ना मेरी, आवाज़ आ रही है अभी मेरी, ये बड़ा सा छोड़ो, लीव इट। ओके, लीव इट। अभी आ रही है आवाज़, यस सर आ रही है। हाँ, ये पता नहीं क्या दिक्कत है इसके साथ। ओके, एनीवे, तो यहाँ पे विप का जो है, विप का भी बहुत ज़्यादा आपको पता है कि विप को हिंदी में क्या बोलते हैं, सचेतक का नाम सुना आपने, सचेतक। तो
आपको जो व्हिप के बारे में थोड़ा डिटेल में पता कर लेना, क्योंकि ये जो व्हिप है क्या है, ये आपसे क्वेश्चन जो है कंसीडर फॉलोइंग फैक्ट्स रिगार्डिंग द व्हिप्स, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे देखिए, इन ए पॉलिटिकल डायलेक्ट व्हिप इज अ रिटन ऑर्डिनेंस विच मैंडेट्स पार्टी मेंबर्स टू प्रेजेंट इन ए स्टेट असेंबली। बट यहाँ पे प्लीज़ आप देखिए कि व्हिप से रिलेटेड जो आपको बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट डिसिडेंट लेजिस्लेचर ऑफ कर्नाटक कैन नॉट बी फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट इन द करंट असेंबली। यहाँ पे छोड़ दीजिए आप, ये देखिए अब व्हिप से रिलेटेड जो क्वेश्चन अब की बार आने की आपको संभावना है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी में क्या डिफेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। महाराष्ट्र में हुआ है, एक पॉलिटिकल पार्टी से कुछ एमएलए डिफेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली सेड दैट द डिसिडेंट लेजिस्लेचर ऑफ कर्नाटका कैन नॉट बी कंपेल्ड और पार्टिसिपेट इन द करंट असेंबली सेक्शन, इट इज अगेंस्ट द प्रीवियस ऑर्डर ऑफ एससी ऑन द एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। अंडर द 10th शेड्यूल ए पॉलिटिकल पार्टी हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इशू अ व्हिप टू इट्स लेजिस्लेचर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट इन कीहोटो होलोहन वर्सी जायचिलू केस held that application of the 10th schedule is limited to a vote on motion of confidence or no confidence in the government or where the motion under consideration relate to a matter which was in integral policy and program of the see। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ 221B provide for a lawmaker disqualification if he votes or abstain from voting in such houses contrary to any direction issued by both political party to which he belongs। अब क्या व्हिप क्या है, यहाँ पे व्हिप से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन जो ये यहाँ से आ सकते हैं, देखिए। द कंसेप्ट ऑफ व्हिप वॉज इनहेरिटेड फ्रॉम कॉलोनियल ब्रिटिश रूल, इट इज यूज्ड इन पार्लियामेंट पार्लेंस ओपन फ्लोर मैनेजमेंट बाय पॉलिटिकल पार्टी इन द लेजिस्लेचर। अ व्हिप इज अ रिटन ऑर्डर दैट political party issue to its member for being present of an important votes or that they can vote only in particular way, ठीक है। दे आर वाइटल इन मेंटेनिंग, ये जो व्हिप के बारे में है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या व्हिप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ऑफिस ऑफ व्हिप इज मेंशन्ड नाइदर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नोर इन द रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस नोर इन पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट, इट इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। प्लीज 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 इस क्वेश्चन को आप जो है इसको जो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपसे आज आ सकता है क्वेश्चन एचएस में या आईएएस में क्वेश्चन है कि व्हिप की जो पोस्ट है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या वो जो पार्लियामेंट के रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है, ठीक है, या ये जो है ये क्या कन्वेंशन में बेस्ड है। तो किस बेस पे है व्हिप की जो पोस्ट है, व्हिप की जो पोस्ट है इट इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ओके, क्लियर। देयर आर सम केसेस सच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वेयर व्हिप कैन नॉट डायरेक्ट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन whom टू वोट। मतलब जो है कौन से इलेक्शन में जो व्हिप है उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। अगर मान लो किसी पार्टी ने व्हिप इशू किया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको इसी को आपको वोट करना है, तो आपको जो है इट इज़ नॉट मैंडेटरी अपॉन यू टू वोट ऑन द पार्टी लाइन। ओके, क्लियर। 1 लाइन व्हिप या 2 लाइन व्हिप 3 लाइन व्हिप ये आपने पता कर लेना, फंक्शन ऑफ व्हिप, ठीक है। ये जो आपको वायलेशन ऑफ व्हिप, if an MP violates his party whip, he faces expulsion from house under the Anti-Defection Act. The only exception is when more than a third of legislators vote against the directive, effectively splitting the party. Okay? Okay जी, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है व्हिप के बारे में, ठीक है। तो व्हिप का जो अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, व्हिप का जो क्वेश्चन है वो आपको आ सकता है। दिल्ली गवर्नमेंट केसेस वर्सेस एलजी, ये यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन यहाँ से आएगा नहीं। ओके, नेशनल
कैपिटल टेरिटरीज का ये नहीं आएगा आपको। ये देखो, पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस, ये जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब ये आपको आएगा, पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो ऑर्डिनेंसेस की जो पावर है प्रोमुलगेशन की, कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर कौन से आर्टिकल्स में है? आवाज आ रही है? 123। ओके, ये आपको डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको आएगा कि जो ऑर्डिनेंस की जो वैलिडिटी है कितना महीना तक रहती है? 6 मंथ या 1 मंथ आफ्टर दी, ये देखो यहाँ पे लाइफ दी हुई है। An ordinance shall have the same force and effect as an act of parliament. However, the government is required to bring on ordinance before parliament for ratification. उसके बाद लाइफ कितनी उम्र है इसकी, लाइफ कितनी होती है ऑर्डिनेंस की? If the government fails to get an ordinance ratified by parliament, it will lapse at expiration of 6 weeks from the reassembly of parliament. मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस को रेटिफाई करने में असफल होती है तो पार्लियामेंट के जो सेशन खत्म होता है उसके कितने बाद है? पार्लियामेंट जब असेंबल होती है उसके 6 वीक बाद जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस 6 मंथ, दैट इज 6 वीक प्लस 6 वीक। मतलब क्या है, कितनी है? अगर देखा जाए तो उसकी इफेक्टिव लाइफ क्या है? 6 मंथ और 6 वीक्स, ठीक है। द ऑर्डिनेंस में लैप्स अर्लियर इफ द प्रेसिडेंट विदड्रॉ इट और इफ बोथ हाउसेस पास रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट। ये जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्डिनेंस की क्या लाइफ है और कितना जो इसके आर्टिकल्स में है, ठीक है। कई बार यहाँ भी क्वेश्चन जो केसेस से रिलेटेड भी आ सकते हैं आपको कि जो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड जो केसेस हैं वो कौन कौन से हैं। आरसी कुपर केस, ये जो है डीसी बाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये सब केसेस जो है दिस इज रिलेटेड विद दी, दिस आर रिलेटेड विद दी ऑर्डिनेंस, ओके। अभी जो है वाटर डिस्प्यूट बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये जो वाटर डिस्प्यूट का इशू है ये क्यों एचएस में आने की संभावना है? क्यों है एचएस में आने की संभावना, किसी को पता है? हिमाचल पंजाब, हाँ, बीबीएमबी। अभी जो है बीबीएमबी, हिमाचल पंजाब और सानन प्रोजेक्ट वगैरह वाटर डिस्प्यूट, वाटर सेस का चला हुआ इशू, तो इसीलिए जो आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन जो है वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड, ठीक है। अभी आपको बोला जाए तो हिमाचल और पंजाब के बीच में किस चीज़ का वाटर डिस्प्यूट, किस चीज़ का है? अलग अलग रिवर्स का है ना, डैम्स का है, तो इसका और ऊपर से पावर हाउसेस का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो वाटर डिस्प्यूट बिटवीन आंध्र प्रदेश तेलंगाना। अब ये जो आता है, पहला जो आता है वाटर किसका है, सेंट्रल सब्जेक्ट है कि स्टेट सब्जेक्ट है? स्टेट। पक्का? हाँ जी। ये जो प्लीज आप चेक कर लीजिए अभी, ठीक है। वाटर जो है ये सेंट्रल है या स्टेट है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है सर, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इस तरह, ये हर बार कुछ ना कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आता है, यहां पे देखिए, देखो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स अंडर आर्टिकल 262 पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर adjudication of any dispute or complaint with respect to use, distribution and control of water of any interstate river valley. The parliament enacted a 2 law, the River Boards Acts and Interstate Water Dispute Act. ये आपको 2 पता होना चाहिए कौन से लॉ बने हैं, रिवर बोर्ड एक्ट्स और दूसरा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। यहाँ पे ये आपसे पूछा जाता है कि जो रिवर बोर्ड है ये किस तरह फॉर्म होता है। A river board acts provide for the establishment of river boards by central government
for the regulation and development of interstate rivers and river valleys. A river board is established at the request of state government concerned to advise them. ये जो प्लीज ये लाइन जो आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है डायरेक्ट, ओके। और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट क्या है? इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप एन एडहॉक ट्रिब्यूनल फॉर adjudication of the dispute between two or more states in relation to water of an interstate river or river valley. ठीक है। The decision of a tribunal is final and binding on the party to the dispute. Neither the Supreme Court nor any court is to have jurisdiction in respect of any water dispute. मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट में ये बताया गया है कि जो ट्रिब्यूनल का जो एडजुडिकेशन है वो जो फाइनल होगा, ठीक है, ओके। अब आपको पता करना है कि वाटर जो है सेंट्रल सब्जेक्ट है या स्टेट सब्जेक्ट है। जैसे राकेश सर ने बताया कि स्टेट सब्जेक्ट है, प्लीज इसको पता करना, ओके। अब जो है यहाँ पे देखिए आप, अब रिवर डिस्प्यूट कहाँ कहाँ पे है? रावी एंड ब्यास जो है हम कौन से पेज पे थे? यहाँ पे, ठीक है। ये अलग अलग जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कई बार ये इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाएगा रावी एंड ब्यास जो है पंजाब हरियाणा। अब आपको तो ब्यास रिवर क्या पंजाब हरियाणा से फ्लो होती है क्या ब्यास रिवर? क्या ब्यास रिवर हरियाणा से फ्लो बहती है क्या? सर नहीं। राजस्थान से नहीं तो फिर वाटर डिस्प्यूट क्या इशू है, क्यों है? सर, डेप्थ में जाएंगे या ओवर से? ओवर कैनल, वाटर कैनल। सर इंडस रिवर ट्रीटी है ना हमारी पाकिस्तान से, हाँ जी हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग हमें 3 दरिया मिले हैं, वो इस बीच 3 निचले इसमें दरिया मिले हैं, ऊपर वाले राकेश सर इसमें जो है ना पंजाब वो 80% यूज कर सकते हैं, हम 20 यूज कर सकते हैं। नहीं, वो तो इंडस वाटर वाले हैं उनका हम यूज कर सकते हैं। नहीं, इंडस वाटर पर इंडिया के पास उस टाइम एग्रीकल्चर एरिया इतना नहीं था, अगर पंजाब को ही देखा जाता तो इस वजह सर से हरियाणा और राजस्थान ऐड किए गए ताकि बेसिन बेस पे ज्यादा टेरिटरी और ज्यादा पानी मिले। ओके, 3 दरिया मिले। ओके। तो अब पंजाब के लोग बोलते हैं राइपेरियन लॉ लगाना, लेकिन वो इंटरनेशनल लॉ नहीं है। ओके सर, इसमें जो आप सीधा से याद रखिए, जो इसमें क्या जो कैनल है ना सर, इंटरस्टेट कैनल्स भी हैं कुछ, ठीक है। आपने देखो राजस्थान में कौन सी कैनल जाती है जिसके थ्रू ब्यास का पानी जाता है? इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है। ये आपने याद रखना सर, इंदिरा गांधी कैनल। और इसमें पंजाब का तो आपको पता है जो अलग अलग भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट BBMB वगैरह है सब, ठीक है ना सर, ठीक है ना। इसका जो पानी है वो ब्यास कम है, अब आपकी अभी कम है सर। एक मिनट सर, अभी आ रही है सर आवाज? आवाज है सर? अभी कम है तो पूरा वॉल्यूम बढ़ा के रखा, पता नहीं क्या चीज है। हेलो, हाँ जी हाँ जी, एक मिनट सर, एक मिनट। आ रही है सर आवाज? अभी है ना आवाज सर? आवाज है सर अभी? जी सर, आ रही है। आ रही है ना? ओके। तो यहाँ पे ये जो आपको
इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स ये जो आपने पता कर लेना, ठीक है। यहाँ पे पक्का है जो कभी मैच द फॉलोइंग में आ सकता है आपको, ठीक है। नर्मदा रिवर, और हो सके तो आपको इन रिवर का जो कोर्स ओरिजिन से लेके कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, नर्मदा, कृष्णा, बंसधारा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, महादेवी, पेरियार, ये प्लीज इन रिवर का आपने कोर्स जो पता कर लेना है, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो नर्मदा जो है, नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नर्मदा कहाँ से होती है ओरिजिनेट, अमरकंटक, बिल्कुल सही, अमरकंटक मध्य प्रदेश से, ठीक है ना। और हिल कौन से हैं, अमरकंटक जो कौन से हिल्स में आता है, सतपुड़ा हिल का नाम सुना है आप लोगों ने, ठीक है, सतपुड़ा हिल्स का, ठीक है ना, ओके। कृष्णा 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 रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, कृष्णा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र से, ठीक है ना, महाबलेश्वर से, ओके। और उसके बाद सर बंसधारा आंध्र प्रदेश में, कावेरी जो है कहां से होती है ओरिजिनेट, कावेरी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, कावेरी रिवर का ओरिजिन कहां से होता है, कोई बता सकता है, सर कावेरी रिवर का ओरिजिनेशन कहां से होता है, कर्नाटका। कर्नाटका में कौन से हिल से सर, ये प्लीज आपने जो है कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, महादेवी, पेरियार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप देखोगे गोदावरी का, देखो गोदावरी कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर इंडिया से, जो होता महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये देखो अलग अलग दिया हुआ है इन्होंने। तो ये जो वाटर डिस्प्यूट्स है इनके रिवर के बारे में आपको पता करना है, ओके। और हो सके तो इनको ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी ये पता कर लेना साथ में, ओके सर। इंडियाज न्यू पार्लियामेंट नीड ए सिग्निफिकेंस, ठीक है, 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्हीं अपोजिशन पार्टी का कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो वाई कैमरल जो लेजिस्लेशन था, क्या बोलते हैं इसको, द्विसदनात्मक प्रणाली भारत में कब से शुरू की गई है, 1800, द्विसदनात्मक सर 1919 में, हाँ 1919 में, ठीक है ना, पहले प्रोविंसेस में थी। हाँ। यहाँ पे एक और चीज है, देखो यहाँ पे, द पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड टुक 6 years फ्रॉम 1921 to 2027 एंड इज सर्कुलर शेप, इट इज बिलीव्ड टू बी इंस्पायर्ड बाय दी, यहाँ पे देखो 64 योगिनी टेम्पल एट मितावली विलेज इन MP मोरेना डिस्ट्रिक्ट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 64 योगिनी टेम्पल जो है कहाँ पे है, कहाँ पे 64 योगिनी टेम्पल, ठीक है, मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है 64 योगिनी टेम्पल वाला, ओके। ओके, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो न्यू दिल्ली का है, न्यू दिल्ली का लुटियन बोलते हैं ना इसको, लुटियन जोन्स, ये जो आपको न्यू दिल्ली को किसने डिजाइन किया था, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। हु हैज डिजाइन न्यू दिल्ली, एडविन लुटियन, जिसको लुटियन जोन्स बोलते हैं ना, और सर हार्वर्ड बेकर, ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। और जो नई साउथ दिल्ली इन्हीं की है बनाई गई, जी 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 सर, जो आज की जो नई दिल्ली है ना, जिसको बोलते हैं ना, और अभी का जो पार्लियामेंट का जो हाउस है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, वो किसने डिजाइन किया था, ये अहमदाबाद बेस्ड HCP डिजाइन। अब जो HCP डिजाइन जो आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ये जो है
अंडर द आर्किटेक्ट बिमल पटेल। ये जो अभी जो है नई जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये किसने डेवलप किया है, किसने डिज़ाइन किया है? बिमल पटेल ने। और बिल्ड किसके द्वारा बनाई गई है? टाटा प्रोजेक्ट। ओके। अभी आगे का है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी। अब ये आपसे पूछा जाता है कि ये कई बार जो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। अभी क्या चला हुआ है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चला हुआ है। मैंने आपको बोला था एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो किसके अंडर काम कर, कौन से एक्ट के तहत काम करता है? MHA PMLA। जो एक्ट है दैट इज PMLA, ठीक है ना सर? यहाँ पे व्हाट इज ईडी इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटरी विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉ। तो आपसे ये पूछा जाता है कि जो ईडी है, ईडी जो है किस 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 एक्ट के तहत काम है? PMLA के तहत। और किसके लिए कि कौन कौन सा इसका अथॉरिटी क्या क्या है? एक तो मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा क्या है? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके सर। किसके अंडर काम करता है ये ईडी? किसके अंडर काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ये कौन सी बॉडी है? क्या ईडी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या? एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, क्या है? रेगुलेटरी। दिस इज नॉट अ रेगुलेटरी बॉडी सर। रेगुलेटर तो ओनली रेगुलेशन करती है ना, फिर वो नहीं करती है, एक्ट नहीं करती है। इसको बोल सकते हैं आप नॉन एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपको। ईडी इज ईडी जो है कौन सी बॉडी है? एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल है, लेजिस्लेटिव है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, या स्टैट्यूटरी है? ये आपने नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना? ओके। टेन्योर क्या है? स्टैट्यूटरी फंक्शन क्या है? एनफोर्समेंट। ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, ठीक है? कोफे फोसा जिसको बोलते हैं। उसके बाद फेमा, उसके बाद PMLA और FEOA फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से एक्ट जो है इसके क्या क्या स्टैट्यूटरी फंक्शन है और कौन कौन स्टैट्यूटरी फंक्शन के अंदर कौन कौन से एक्ट आते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर। तो आप देख लो, ये जो है कोफे फोसा, फेमा, PMLA, FEOA, ये आपसे पक्का क्वेश्चन आने की संभावना है इसकी। ओके। ज्यूरिडिक्शन क्या है इसकी? फेमा एंड PMLA अप्लाई टू ऑल इंडिया अलाउइंग ईडी टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनी पर्सन। फेमा केसेस आर इन सिविल कोर्ट्स while PMLA केसेस इन क्रिमिनल कोर्ट्स। ईडी कैन नॉट एक्ट इन इट्स ओन, ये अपने आप नहीं करता है। एंड कंप्लेंट टू अनदर एजेंसी और पुलिस इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन। ईडी जो है अपने आप नहीं एक्ट कर सकता। ये क्या कर सकता है? इसके लिए जो है किसी दूसरी एजेंसी की या पुलिस की जो कंप्लेंट इसके लिए चाहिए, ठीक है? ओके। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कौन सी बॉडी है? ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कौन सी बॉडी है? इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके। सॉरी, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये है
स्टैट्यूटरी होगी सर ये शायद। ये इट्स ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये देखो दिया हुआ है, ठीक है ना। स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश्ड इन 12 अक्टूबर 1993, ठीक है। कौन से प्रिंसिपल, ये देखो ये पूछा जा सकता है आपसे, कौन से प्रिंसिपल के तहत इसको किया गया था? पेरिस प्रिंसिपल, ओके। इसकी कंपोजिशन क्या होती है, ये देखो कंपोजिशन क्या होती है। चेयरपर्सन हु हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वन मेंबर हु हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वन मेंबर हु हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ एन हाई कोर्ट, 3 मेंबर आउट ऑफ विच लिस्ट वन शैल बी वुमेन टू बी अपॉइंटेड फॉर, ये देखो 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? NCSC, NCST, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, NCBC, ठीक है। NCWL जो है, ये सब जो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। जितने भी ये जो नेशनल कमीशन जो होता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कमीशन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सब जो इसके ऑफिशियस एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, ठीक है। क्लियर? तो ये जो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से और यहाँ से, इससे, ओके। नाउ कम टू द जुडिशरी। Article 142, Supreme Court of India has ruled that it can directly grant divorce to a couple under Article 142 of the Constitution, which allow it to do complete justice in any cause of matter. ये क्या है कि मतलब क्या होता है, पहले कोई अगर डिवोर्स चाहिए तो कितने महीने का चाहिए होता टाइम? 6 मंथ का दिया जाता है ना उनको, 6 मंथ का। अब आर्टिकल 142 बोलता है डायरेक्ट जो आपको डिवोर्स दिया जा सकता है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ठीक है। ओके, जुडिशियल रेक्यूजल। जुडिशियल रेक्यूजल क्या होता है? It is an act of declining or to take part in the official activity such as court case because the administrative or a court authority presiding over it has conflict of interest. The conflict of interest can arise in any base from holding shares or litigant or in a litigant company to having a prior or पर्सनल एसोसिएशन विद द पार्टी। मतलब क्या है, जस्टिस क्या होता है, जिस भी जज के पास एक केस जाता है और उसके अगर मान लो उस केस में कोई इंटरेस्ट हो तो क्या करता है, वो अपने आप को उससे हटा देता है। उसको क्या बोलते हैं? जस्टिस जुडिशियल रेक्यूजल बोलते हैं। अब एक टर्म है बेंच हंटिंग। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टर्म बेंच हंटिंग मीन? बेंच हंटिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए आप, ये आपको डेफिनेशन आ सकती है, आपको हो सकता है इसमें पूछे। बेंच फिक्सिंग, बेंच हंटिंग और फॉर्म शॉपिंग रेफर टू प्रैक्टिशनर मैनेजिंग टू गेट देयर केसेस हर्ड बाय ए पर्टिकुलर जज और कोर्ट टू एंश्योर फेवरेबल ऑर्डर। समझे आप बात को? इसको बेंच हंटिंग बोलते हैं, इसको या तो बेंच फिक्सिंग बोलते हैं, या तो बेंच, या इसको शॉपिंग बोलते हैं, फॉर्म शॉपिंग, ठीक है। जिसमें क्या होता है, पैट्रिशनर जो है मैनेज कर लेता है कि उसका जो केस है एक जज सुनेगा और उस जज को जो है मैनेज कर सकते हैं। समझ गए आप? क्लियर? सर लग रहा है पता कि नहीं? आवाज आ रही है? एनी डाउट? ठीक है, बेंच हंटिंग, बेंच हंटिंग ये आपको आ सकता है, ओके, टर्म, ओके। अब एक और है जालीकुट्टू कंबाला कैन गो ऑन दी तमिलनाडु एंड कर्नाटका। जालीकुट्टू कहाँ का है स्पोर्ट्स है? बुल टेमिंग स्पोर्ट्स बोलते हैं इसको, तमिलनाडु। और ये कंबाला कहाँ का है? कर्नाटका का है, ओके। उसी तरह जो है हिमाचल प्रदेश में कौन सा एक होता है भैंसों का खेल, कौन सा होता है? होता है कोई? हाँ जी, हैं जी, क्या होता है? शिमला में होता है कोई भैंसों का खेल, अब मेरे को पता नहीं क्या नाम क्या उसका, प्लीज चेक कर लेना उसको। कोई है खेल है उसका नाम, पता नहीं क्या नाम क्या है उसका, किसी को पता है तो बताइए।
ओके, ये जो